गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है उत्पाद नियोजन एवं विकास। उत्पाद नियोजन से आप क्या समझते हैं? उत्पाद क्या होता है? सबसे पहली चीज़ तो उत्पाद है जो भी प्रोडक्ट, क्योंकि जिस भी मार्केटिंग की बात हम कर रहे हैं, चाहे वो डोमेस्टिक मार्केटिंग हो चाहे वो इंटरनेशनल मार्केटिंग हो, सभी चीज़ें बिना उत्पाद के बेकार हैं। उत्पाद में केवल प्रोडक्ट जिसको हम खरीद रहे हैं, मैंने आपको शुरुआत में ही एग्जाम्पल बताया था कि उत्पाद नियोजन में हम सबसे पहले तभी उत्पाद को प्लानिंग कर पाएंगे क्योंकि आज के ज़माने में ग्लोबल मार्केट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। उत्पाद सबसे पहली चीज़ वो क्रेता और विक्रेता के बीच में जो सामान हम खरीदते हैं, जिससे मार्केट चलता है, उसे उत्पाद कहते हैं। और क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, इसीलिए केवल क्रेता ढूंढना या विक्रेता को माल बेचना ही केवल मार्केटिंग में नहीं आ पाता। और कंपटीशन के टाइम में प्रॉपरली कैसे प्लानिंग के साथ मार्केट में अपने उत्पाद को उतारा जाए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा क्रेताओं तक वो पहुँचे। हमारा जो टारगेट ग्रुप, अभी तक मैं जितनी भी क्लासेस आपको पढ़ा चुकी हूँ और उनमें सब में मैंने एक ही बात बार बार कही है कि हमारे ग्लोबल मार्केट में ऐसा नहीं है कि एक ही उत्पाद को सभी खरीद लें। आपको मैंने एक उदाहरण दिया था कि बाथरूम में अगर एक ज़माने में सिर्फ एक नहाने का साबुन होता था और एक कपड़े धोने का साबुन होता था, लेकिन आज के ज़माने में बाथरूम में भैया का शैम्पू अलग, आपका शैम्पू अलग, कपड़े धोने का साबुन अलग, नहाने का साबुन अलग, क्रीम, इनफैक्ट क्रीम भी आप देखिए, क्रीम आप लड़कियों की क्रीम अलग, लड़कों की क्रीम अलग। उसके बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी होने लग गया हमारे जितने भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स से लेके हमारे कपड़ों के सिलेक्शन से लेके, पहले एक बड़े बच्चे के कपड़े छोटे बच्चे को, उससे छोटे बच्चे को सबको पहना दिए जाते थे, और अब आज के ज़माने में एक भाई बहन भी आपस में एक दूसरे के कपड़े रिपीट नहीं करते। भाई के कपड़े अलग, बहन के कपड़े अलग। तो वो मार्केट सिमट के टारगेट ग्रुप में रह गया है। टारगेट ग्रुप यानी जिसको हम फोकस करते हैं एज निर्माता। हम निर्माता एक आयु को, एक उम्र को, यानी अगर मेरा प्रोडक्ट, मैंने आपको एग्जांपल फेयर एंड लवली से दिया था, तो फेयर एंड लवली 16 से 25 साल की उम्र की महिलाएं, लड़कियां यूज करेंगी। 25 साल के बाद की महिला फेयर एंड लवली को इस्तेमाल करने में प्रायोरिटी नहीं समझेगी। रखिए तो लगा लेगी, लेकिन प्रायोरिटी नहीं है। वो एक कोई भी क्रीम, ड्रेसिंग टेबल पे कोई सी भी क्रीम रखिए और उसका इस्तेमाल कर लेगी। तो उत्पादन में बहुत इंपॉर्टेंट है। आज अगर हम आप एक सीरियल देखने बैठते हैं तो उसके अंदर कम से कम 8 से 10 एडवर्टाइजमेंट आप देखते हैं। एडवर्टाइजमेंट क्या है? एक तरह से उत्पाद को बेचने का एक माध्यम है। तो ये सब चीज़ें प्लानिंग में आती हैं। और पहले उत्पादन के समय उपभोक्ता को की क्या राय है, या उपभोक्ता की क्या चॉइस है, या उपभोक्ता की क्या डिमांड है, ये इम्पॉर्टेंट नहीं होता था। लेकिन अब आज के ग्लोबल मार्केट में, कंपटीशन के टाइम में, उपभोक्ता क्या चाहता है वो बहुत सर्वोपरि है। उपभोक्ता की क्या डिमांड है, उपभोक्ता की क्या चॉइस है, उपभोक्ता की क्या उम्र है, उपभोक्ता की क्या आय है। आय भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इसीलिए आज हम जो नया टॉपिक पढ़ रहे हैं वो उत्पाद। तो उत्पाद तो मैंने आपको बता दिया, उत्पाद क्या होता है? मटेरियल, जो प्रोडक्ट, उत्पाद यानी प्रोडक्ट, जो सामान हम बेच रहे हैं उसे उत्पाद कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विपणन नियोजन एक प्रकार की क्रिया है जिसमें एक संस्था अपने संसाधन ही अपने उद्देश्यों और अवसरों को प्राप्त करने के लिए मिलाती है। अपने सभी संसाधन, जितने भी उसके संसाधन है, चाहे वो मशीनरी है, चाहे वो रॉ मटेरियल है, चाहे वो उसकी बिजली है, पानी है, उसका माल को की पैकिंग है, उसकी फिनिशिंग यानी उसकी प्रेसिंग है, और उसको पैक होने के बाद उसको जो उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए, चाहे हवाई जहाज काम में आए, चाहे बंदर पानी के जहाज काम में आए, चाहे ट्रेन काम में आए, ट्रक काम में आए, ये जितने भी संसाधन काम में आते हैं वो सभी चीज़ किस में आती है? उत्पाद नियोजन में। एक संस्था यह निर्णय लेती है कि भावी विदेशी बाजार के मद्देनजर वे अपने संसाधनों, पूंजी, उत्पाद प्रबंधन आदि का किस प्रकार उपयोग करेगी।
अंतर्राष्ट्रीय विपणनों में प्रतिस्पर्धा सबसे प्रमुख तत्व है। मैं आपको अभी काफ़ी देर से ये बात सिंपल भाषा में समझा रही थी कि प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन का टाइम है। आज एक उत्पाद को बनाने के लिए आप जब दुकान पे जाते हो तो आपने देखा होगा एक ही दुकान पर आपको 15 या 20 तरह के शैम्पू मिल जाएंगे और हर शैम्पू में की कम से कम 25 वैरायटी मिलेंगी। ये ड्राई बालों के लिए है, ये रूखे बालों के लिए है, ये झड़ने वाले बालों के लिए है, ये डैंड्रफ के लिए है, ये चिकने बालों के लिए है। तो यानी एक प्रोडक्ट, अगर हम एक सनसिल्क की बात करें तो गुलाबी सनसिल्क, काला सनसिल्क, नीला सनसिल्क, पीला सनसिल्क अलग अलग रंगों से लुभाने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही अगर क्योंकि उपभोक्ता की चॉइस बहुत लिमिटेड होती जा रही है। जब मेरे पहले और पैंटीन है तो पैंटीन के 15 प्रोडक्ट के वो आते हैं वैरायटी, यानी उसकी भी भिन्नता। तो ये सब चीज़ें जो मनोवैज्ञानिक रूप से उपभोक्ता को लुभाने की कोशिश करता है एक उत्पादक, उसे उत्पाद नियोजन कहते हैं। स्टेनन के अनुसार उत्पाद नियोजन में वे सभी गतिविधियां सम्मिलित हैं जो उत्पादक से उपभोक्ता तक लागू होती है। जितने भी मध्यस्थ हैं जो काम कर रहे हैं, उत्पादक को बनाने से लेके, रॉ मटेरियल खरीदने से लेके और एंड तक, तब तक उत्पाद नियोजन चलता है। उत्पाद नियोजन में मोटे रूप में अगर हम देखें तो निम्न बातें सम्मिलित है। सबसे पहले तो हमने उत्पाद के बारे में खोजबीन, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बनाने और बेचने से पूर्व उत्पाद के बारे में खोजबीन यानी रिसर्च की जाती है। और रिसर्च किसके द्वारा होगी? उत्पादक के द्वारा होगी। वो अपने मध्यस्थों को इसमें काम में लगाएगा, लेकिन वो किसकी इच्छा है जानेगा? उपभोक्ता की। आपको मैं बार बार रिपीट कर रही हूं कि आज के ज़माने में उपभोक्ता की इच्छाएं, आवश्यकता सबसे सर्वोपरि है और उसी का पता लगाया जाता है। उत्पादक ये खोजबीन पहले करता है कि क्या डिमांड है, उपभोक्ता क्या चाहता है। मैं एक उदाहरण और आपको देना चाहूँगी। उत्पाद नियोजन जैसे सैनिटरी पैड्स, आपने देखा होगा महिलाएं आती हैं घर घर में कंपनी की तरफ से और वो आके पूछती हैं कि आप हमारा सैनिटरी पैड, ये कंपनी का ये सैनिटरी पैड है, विस्पर का मैं एक एग्जांपल ले लूँ। वो ये पूछती हैं कि विस्पर का आपने प्रयोग पहले कभी किया है? तो आप कहते हैं हाँ किया है। तो फिर वो पूछती है कि अब वो फॉर्म भरती हैं और वो पूछती हैं कि आपने अगर योग प्रयोग किया तो आपको इसमें क्या अच्छाइयाँ दिखी हैं, क्या कमी दिखी है। तो ये एक रिसर्च का तरीका है। इसी तरह से कई बार सर्फ एक्सेल वाली कंपनी, ऐसे ही कई बार कपड़े धोने वाली कंपनी दोपहर के समय महिलाओं से जानकारी लेने के लिए भेजती हैं और वो एक पर्टिकुलर फॉर्म भरती है। तो ये रिसर्च करने का तरीका है। और ऐसे ही अगर दूसरी कंट्रीज़ की बात करें, अगर हम अपना माल निर्यात कर रहे हैं तो हम पहले अपने क्रेता के माध्यम से ये खोजबीन करवाते हैं कि डिमांड क्या है, क्या इच्छा है। मैंने आपको पहले भी एक उदाहरण दिया था बहुत अच्छा कि फेयर एंड लवली ने एक बार अपना माल भारत में, क्योंकि फेयर एंड लवली बहुत प्रचलन में थी, तो उन्होंने निर्यात करते समय फेयर एंड लवली का माल यूरोप में और सऊदी अरेबिया कंट्री में भी बेचा। और आप मानेंगे नहीं कि जो उत्पाद हमारे देश में बहुत प्रचलित था वो वहाँ पर सारा निर्यात फेल हो गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने रिसर्च नहीं की थी वहाँ पर। क्योंकि महिलाओं का चेहरा बहुत गोरा होता है और यूरोप में महिलाओं और सऊदी अरब में महिलाएं ऑलरेडी बहुत गोरी होती हैं, तो उन्हें, क्योंकि फेयर एंड लवली के नीचे लिखा हुआ होता है त्वचा को गोरा करने वाला, तो उन्हें तो इस प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं है। उनकी डिमांड नहीं थी, उनकी आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वहाँ दोनों जगह सर्दी बहुत पड़ती है। तो उन्हें ऐसी क्रीम चाहिए थी जो सर्दी में वो उपयोग कर सके। तो वो क्रीम पर्टिकुलरली फेल हो गई वहाँ पर, जबकि एक कंट्री में वो ऑलरेडी बहुत डिमांड में थी, लेकिन दूसरी कंट्री में फेल हो गई। तो उत्पाद को जब भी आप एज उत्पादक अगर आप बेचते हैं तो सबसे पहले उसको खोजबीन करनी चाहिए कि उत्पाद की क्या क्या विशेषताएं, जैसे रंग, रूप, डिज़ाइन, पैकिंग, कीमत आदि क्या होगी। हर कंट्री, जैसे किसी कंट्री में आप किसी भी प्रोडक्ट को ले लें तो वो उसकी, आप ज़रूरी नहीं है कि वो जिस आपके भारत देश में जिस रंग, रूप और डिज़ाइन, पैकिंग में बिक रहा है वो दूसरी कंट्री में भी बिकेगा। नहीं, दूसरी कंट्री में अक्सर उसकी डिमांड के अनुसार उनका रंग, रूप और डिज़ाइन, पैकिंग भी
बदल दी जाती है। फिर व्यावहारिकता का पता लगाना, जैसा मैंने अभी उदाहरण दिया कि उपभोक्ता को की व्यावहारिकता कि क्या वो वाकई वहाँ पर पसंद किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे सर्दी पड़ रही है इस समय अमेरिका में और कनाडा में या यूरोप में, संपूर्ण यूरोप में -डिग्री में टेम्परेचर चल रहा है, वहाँ ठंड है, और ऐसे समय में मैं वहाँ पे गर्मियों के कॉटन के कपड़े निर्यात करूँ तो क्या वहाँ पे उपभोक्ता को पसंद आएगा? नहीं, व्यवहारिकता नहीं है उसकी, तो वो प्रोडक्ट कब पसंद किए जाएंगे? जब गर्मी आने वाली है। तो मुझे अपना रीशेड्यूल करके उत्पाद को कब बनाना चाहिए? फरवरी या मार्च में, ताकि मैं उसे मार्च में सेल कर भेजूं और अप्रैल के बाद गर्मियों में वो प्रोडक्ट यानी वो उत्पाद पसंद किए जा सकें। फिर उत्पाद में, वर्तमान उत्पाद में हेर फेर। अगर मैंने आपको अगर ध्यान हो तो फर्स्ट ईयर में एक बहुत अच्छा उदाहरण देती थी कि उत्पाद मैं आपको देती थी कि आपको भिंडी बहुत पसंद है और आपकी मम्मी सुबह भिंडी बना दे, शाम को भिंडी बना दे और अगले दिन सुबह फिर भिंडी बना दे, तो क्या आप 3 टाइम लगातार खा लेंगे? नहीं, आप बोर हो जाते हैं, क्योंकि मानव का मन और हमारी इच्छाएं ऐसी हैं कि हमको हमेशा बदलाव और संशोधन की आवश्यकता रहती है। हमें नई चाहे एक बार प्याज वाली भिंडी बन गई, एक बार भरमा भिंडी बन गई, एक बार कटी हुई भिंडी बन गई, तो बदलाव आता है। जब चीज वही है लेकिन उसके रंग रूप में बदलाव आता है तो आपको हमेशा अच्छा लगता है, और इस बात का ध्यान कौन रखता है? उत्पादक, क्योंकि कंपटीशन है, उसे कंपटीशन में चेंज करना है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बहुत अच्छा उदाहरण दूंगी इसमें भी, बोरोलिन सदियों से चली आ रही है, शायद मेरी दादी नानी भी उसको इस्तेमाल करती थी, और वो एक ट्यूब आती थी जो मेटल की होती थी, इवन प्लास्टिक की भी नहीं होती थी, और सदियों से हर घर में बोरोलिन पाई जाती है। लेकिन धीरे धीरे पहले बोरोलिन क्या था? एक ऐसा उत्पाद था जो मोनोपोली थी। मोनोपोली यानी उस उत्पाद को बिना किसी क्वेश्चन के सब इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन कंपटीशन बढ़ा, बोरो प्लस भी आ गई, उसके अलावा और भी 2-3 क्रीम नए नए सुंदर पैकिंग में और सुंदर सुंदर डिज़ाइन में और खुशबू में, और उपयोग उनका वही था। तो धीरे धीरे क्या, और एडवर्टाइजमेंट उसका बहुत प्रॉपर था। बोरोलिन का कभी भी एडवर्टाइजमेंट पहले नहीं आता था, लेकिन विज्ञापन, उसमें भी अमिताभ बच्चन जी के द्वारा विज्ञापन करवाया गया, उससे कंपटीशन आया बोरो प्लस का, और बोरो प्लस ने बोरोलिन की डिमांड और बोरोलिन के मार्केट को बहुत खराब कर दिया। मार्केट को खराब यानी उनका जो उत्पादन था वो बहुत खराब, उत्पादन मीन्स उनका जो बिक्री थी वो काफ़ी कम हुई, क्योंकि उसकी डिमांड कम होने लगी। तो उत्पादक ने क्या किया? इन तथ्यों को एकत्रित किया, रिसर्च की कि भाई हमारे प्रोडक्ट में क्या कमी है। क्रीम तो बहुत अच्छी है, सब कुछ है, लेकिन वो प्लास्टिक की ट्यूब में है, और उसमें क्या कमी थी? सबसे बड़ी उसकी पैकिंग में कमी थी, क्योंकि वो ट्यूब कई बार ढक्कन खुल जाता था और ट्यूब पिचक जाती थी, उसको ट्रैवलिंग में जाना है तो नहीं ले जा सकते थे, घर में भी वो ट्यूब टेढ़ी मेढ़ी खराब हो जाती थी, उसकी शेप खराब हो जाती थी। तो उत्पादक ने अपने उत्पाद में क्या बदलाव किया कि उनको समझ में आया कि भाई मुझे चेंज करना पड़ेगा अपने आप को। तो उन्होंने क्या चेंज किया? क्रीम बहुत अच्छी है, सब कुछ है, तो उन्होंने ट्यूब की जगह क्रीम को किस में उतारा? डिब्बी में। और क्योंकि लोगों की डिमांड थी, बोरोलिन ऐसी चीज़ है जिसको हर महिला अपने पर्स में ट्रैवलिंग में रखती है, तो उन्होंने एक छोटी डिब्बी 5 रुपए वाली भी उसको उतारा। यानी कि उत्पाद में फेर नहीं हुआ, लेकिन उत्पाद की पैकिंग में हेरफेर करने से वापस से उन्होंने मार्केट में नया उतारा। तो और उन्होंने अपने विज्ञापन ध्यान से अगर देखेंगे तो बोरोलिन के विज्ञापन में वो कहते हैं नई पैकिंग में। तो नई पैकिंग से क्या होगा? फिर सबका ध्यान आकर्षण हुआ और लोगों ने वापस से उसकी डिमांड बढ़ गई, क्योंकि जो उपभोक्ता थे वो तो शुरू से ही बोरोलिन उनका ब्रांड था। मतलब एक आदमी को आदत पड़ चुकी होती है एक उत्पाद की, तो वो उत्पाद को खरीदना पसंद वही करता है क्योंकि जिसे सालों से इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन चूंकि पैकिंग बहुत अच्छी आने लगी तो वापस से उसकी डिमांड बढ़ गई। एक और चीज होती है परित्याग, उत्पादन। हमें उत्पादक होने के नाते केवल एक ही उत्पाद के तरीके से चिपका हुआ नहीं रहना चाहिए। बाजार में जैसे जैसे अगर आपको दिख रहा है कि उसकी बिक्री कम हो रही है, यानी
ये उदाहरण मैं दूंगी आपको वस्त्रों से। एक ज़माने थोड़ा टाइम फैशन चलता है सलवार का, फिर आ जाता है चूड़ीदार का, फिर आ जाता है अनारकली सूट्स का, लंबे लंबे कुर्तों का, फिर फैशन में बदलाव आया ऊंचे ऊंचे कुर्तों का, फिर बदलाव आया पैंट्स का, अब आजकल पैंट्स का फैशन है, थोड़े टाइम बाद कुछ और आ जाएगा। तो मुझे उत्पादक होने के नाते क्या सलवार ही बनाते रहना चाहिए? अगर हमें ऐसा लग रहा है, अगर उत्पादक को ये लग रहा है कि मेरे इस पर्टिकुलर उत्पाद की बिक्री कम हो रही है, तो उसे इमीडिएटली बंद कर देना चाहिए और नए उत्पाद को, उस उत्पाद में बदलाव, जो तीसरा पॉइंट हमने पढ़ा हेर फेर, बदलाव करके उसे फिर मार्केट में नया उतारना चाहिए। तो ये था आपका उत्पाद नियोजन और उत्पाद की परिभाषा, जो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू।